लियोनार्डो दा विंची वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनफैक्ट अगर उनकी लाइफ को आप बारीकी से स्टडी करोगे तो कभी आपको लगेगा ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट साइंस, और कभी आपको लगेगा कि ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट आर्ट। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अलग अलग फील्ड्स में, एज एन आर्टिस्ट, एज एन इन्वेंटर, एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स एनाटॉमी। लेकिन जो वो जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग के लिए जिसका नाम है मोनालिसा। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है आज के डेट में, और ये सिर्फ सबसे फेमस पेंटिंग ही नहीं है पूरी दुनिया की, ये सबसे महंगी पेंटिंग भी है। अभी पिछले साल एक डेटा आया था जिसमें एक वैल्यू कैलकुलेट करी गई इस पेंटिंग की, विच वॉज क्लोज टू अराउंड $700 मिलियन, यानी करीब करीब 5,000 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के ऊपर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। और अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता लगा कि इस पेंटिंग में कई कई जगह पर 30 से भी ज्यादा लेयर्स का यूज किया गया है। जो फेस है और जो हैंड्स है उसके ऊपर कई जगह पर जो ब्रश यूज हुआ है इस पेंटिंग को बनाने के लिए, वो इतना पतला है ऑलमोस्ट जितना कि हमारा एक बाल पतला होता है। यानी कि हमको उसमें ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी नजर नहीं आएंगे, इतने फाइन यूज करे गए हैं। शायद यही वजह रही कि उस पेंटिंग को बनने में कई साल लगे। ये पेंटिंग अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस है और वो मिस्ट्रीज आज तक भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग रिसर्चर्स के, अलग अलग स्कॉलर्स के, अलग अलग व्यूज हैं। लेकिन अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखें तो एज अ फोटोग्राफर जब मैं इस पेंटिंग को देखता हूं तो इसमें एक खास बात है, इसमें जो ट्रांजिशन है लाइट से शेडो की तरफ वो बहुत ही स्मूथ है। इसमें कहीं पर भी हमको कोई बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेगी, कोई एजेस नहीं मिलेंगे जो उस टाइम पे पेंटिंग में नॉर्म हुआ करते थे। इनफैक्ट उन्होंने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। इससे पहले जो पेंटिंग्स चलती थी वो बहुत ही स्टिफ होती थी और साइड प्रोफाइल होती थी, यानी कि इस तरीके से पेंटिंग किया करते थे। तो पहली बार एक ऐसी पेंटिंग उन्होंने बनाई विच वॉज नॉट जस्ट फ्रंट प्रोफाइल, बल्कि जिसमें बैकग्राउंड को ब्लर किया गया। आज आप सबके स्मार्टफोन्स में एक पोर्ट्रेट मोड होगा जिसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फोरग्राउंड पे फोकस होता है और बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। इसकी वजह से जो सब्जेक्ट होता है वो और ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पाता है। इस टेक्निक को पहली बार यूज किया गया था इस पेंटिंग में। वैसे तो इस पेंटिंग के ऊपर अगर मैं बात करने लग जाऊं तो मैं पूरा का पूरा सेशन कर सकता हूं इसी पेंटिंग के ऊपर, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज के सेशन का हमारा जो मोटिव है वो है कि इनकी जो कोटेशंस हैं उसके थ्रू इनकी थॉट प्रोसेस को डीपली समझना। तो उनका जो पहला कोट है वो है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। एग्जैक्टली यही सेम वर्ड्स स्टीव जॉब्स ने भी यूज करे थे अपनी एक स्पीच में। वो क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इससे हमको क्या समझ आ रहा है, उनका थॉट कहां से आया? लियोनार्डो दा विंची से। He was inspired by Leonardo da Vinci because exact same words हैं. It takes a lot of hard work to make something simple. It involves digging through the depth of complexity. देखो ध्यान से समझो, जो ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स लाइफ है, अगर हमको उसको एक कैनवस पे उतारना है, चाहे वहां से इंस्पिरेशन लेकर के कोई प्रोडक्ट बनाना है, दोनों ही केस में ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि करने के लिए तो बहुत कुछ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या छोड़ा जाए, क्या उस आर्ट फॉर्म के लिए इसेंशियल नहीं है। जैसे दा विंची ने क्या किया, बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड वाज नॉट एसेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पेंटिंग। दिस इज आर्ट। सेम वही जो स्टीव जॉब्स ने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट में किया, मैक में किया। जो भी नॉन एसेंशियल बटन्स थे उनको हटाते चले गए। धीरे धीरे आप देखोगे जहां से मैक शुरू हुआ था और आज जहां पर मैक है या एप्पल आईफोन है, वो सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ रहा है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। इनफैक्ट एक वर्ड में स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी को अगर डिफाइन किया जाए, दैट इज टू कीप थिंग्स सिंपल। बल्कि ये कहना गलत होगा टू कीप थिंग्स सिंपल, आप कह सकते हो टू मेक थिंग्स सिंपल विच आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एट द बैक एंड। कि वो एक्चुअल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बाहर से देखने में लगे ये तो बहुत ही सिंपल है, कि इसको तो कोई बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। ये अपने आप में टफ टास्क होता है। इसको अचीव करने के लिए, यानी कि इस सिंप्लिसिटी को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सो कॉल्ड फिलोसोफर्स, सो कॉल्ड थिंकर्स, अगर उनको आप सुनोगे, ध्यान से डीपली सुनोगे, तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उनको समझ ही नहीं आया है कि वो बोल क्या रहे हैं। इसी कोट से एक और कोट जुड़ा हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन का।
और मजे की बात क्या है कि मैंने इन तीनों के ऊपर सेशंस करे हैं। सबसे पहला सेशन आया था एल्बर्ट आइंस्टाइन पे, उसके बाद आया स्टीव जॉब्स पे, अब आ रहा है लियोनार्डो दा विंची पे। और तीनों एक ही बात कह रहे हैं, मतलब तीनों जीनियस में हमको एक बात कॉमन नजर आ रही है, दैट इज सिंप्लिसिटी। ये एक ऐसा धागा है जिसने इन तीनों को जोड़ा हुआ है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से कह रहे हैं। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को, या लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसको सिंपल कैसे किया जाए। और आप सिंपल तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीजों को तभी समझा सकते हो जब आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की डेप्थ में गए हो, जब आपने डीपली एक एक करके उसकी सारी लेयर्स को हटा लिया है, तब आप समझा सकते हो। अगर आप खुद डीप में नहीं गए हो और फिर अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में समझा रहे हो, तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट्स बाउंड टू बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको खुद ही नहीं समझ आया, आप किसी और को क्या समझाओगे। ऊपर से अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि आप बोल क्या रहे हो। इनफैक्ट जितने भी पास्ट में फिलोसोफर्स हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, जो और लोग नहीं देख पाते हैं, उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए सिंपल तरीके से कि सामने वाला समझ सके। अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट, यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है? या ये कह लो कि एक सिक्का है, उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है आज आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या इसके पीछे दूसरा सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है? वो मर सकता है इंसान। तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा? तो जहां डर होता है, जिस थॉट के पीछे, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम शो ऐसे कर सकते हैं, नहीं 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 कोई डर नहीं है, पर जितना ज्यादा आपको खुशी मिल रही होती है उस इंसान के साथ में, ये सोच के तो आप खुश हो रहे हो ना कि हाँ हो गया हो गया हो गया, मतलब यही आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन। तो जितना हम खुश हो रहे होते हैं उतना ही दुख भी होगा या नहीं होगा? और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि अभी खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे, नहीं, समझ गए ना? तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन मैं घर में आया, मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं मैं दुखी हूं। तो जिसको आप खुशी कह रहे हो, वहां पर तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है। और हम खुश कैसे होते हैं? कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज हो करके, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशंस में टच कर चुका हूं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। एडिक्ट हो जाते हैं हम। दोज आर मोर लाइक एस्केप्स। जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से। मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, तो ये एस्केप्स हैं। इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो, उस पर्सन के पास जाओ। तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर। और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ। एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई या उससे बोर हो गए, या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई। गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं कि क्या किया है तूने होता है, नहीं होता है? हाँ? और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं,
किसी और को देख करके, और हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या, जो मैं चाहता हूं वो हो जाए।